गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, आप सब लोग अच्छे होंगे आई होप। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था और अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने कुछ पॉइंट्स लगाए थे कि इनको हम रीडिस्कस करेंगे, इनको हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को उन टर्म्स को एक बार फिर से डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ बेटा, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टर्म है। मैंने आपको फिर से डिस्कस करने के लिए सिर्फ इसलिए बोला था, मेरा ओनली वन ऑब्जेक्ट था कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले टर्म्स हैं अकाउंटिंग में, तो इनको हम फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी विद मी? वेरी गुड। चलिए आइए बच्चों, देखिए बेटे, फर्स्ट हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है बेटे? मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लायबिलिटी मींस ऐसा पैसा जो फर्म को किसी को पे करना है, वो फर्म की लायबिलिटी बोली जाती है। यानी कि वो सारी जिम्मेदारियां जो फर्म को पे करनी है, पे आउट करनी है, कॉल्ड इज लायबिलिटी, राइट बेटे। लायबिलिटी टू टाइप्स की होती है, एक ओनर्स लायबिलिटी होती है, एक आउटसाइडर लायबिलिटी होती है। अगर बच्चों ये बिजनेस है, ये अगर बिजनेस है और बेटे ये बिजनेस के ओनर्स हैं, तो जो पैसा बिजनेस के ओनर बिजनेस को दे रहे हैं, जो भी अमाउंट, सपोज करिए बिजनेस के ओनर इस बिजनेस को 20 लाख रुपीस दे रहे हैं। मैंने कल बताया था आपको कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। यहां पर ये प्राणी इस बिजनेस को 20 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये प्राणी है कौन बच्चों? ये बिजनेस के ओनर्स हैं। जब बिजनेस के ओनर्स बिजनेस को अमाउंट देते हैं, उसे हम क्या बोलते थे? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपिटल बेटे। तो ये कैपिटल जो होती है, जो बिजनेस को आउटसाइडर से, अपने इंटरनल यानी ओनर से मिलती है, इसको हम इंटरनल लायबिलिटी या ऑनर्स लायबिलिटी बोला जाता है बेटा। ये ऑनर्स से मिलता है हमें। एक होता है बेटा आउटसाइडर लायबिलिटी, यानी कि अगर बिजनेस, सपोज करो ये सप्लायर है बच्चों, ये मिस्टर ए नाम है इनका और ये है सप्लायर। तो ये मिस्टर ए जो सप्लायर हैं, ये इस बिजनेस को 2 लाख रुपए का सामान सप्लाई करते हैं, 2 लाख रुपीस का सामान सप्लाई करते हैं। अब क्या बेटे बताओ, ये लायबिलिटी नहीं है? अगर बिजनेस इनको पेमेंट नहीं करती है, पैसे नहीं देती है, तो बिजनेस के कौन बोले जाएंगे बताओ? क्रेडिटर। सर, अगर बिजनेस इनसे सामान परचेज करती है और ये बिजनेस इनको पे नहीं करती है, तो ये बिजनेस के क्रेडिटर बोले जाएंगे और इनका बिजनेस डेटर बोला जाएगा। आई एम राइट? वेरी गुड। तो बेटे अब बिजनेस ने इनको पेमेंट नहीं किया है, तो अब ये पेमेंट करेगी, लेकिन बिजनेस तो करेगी, इसलिए अभी ये लायबिलिटी बोली जाएगी, लेकिन लायबिलिटी फॉर आउटसाइडर्स। बेटा ये बिजनेस के ओनर नहीं है, ये बिजनेस के कौन है? सप्लायर। ये देखो बच्चों, ये बैंक है, ये क्या है? बैंक। और ये बिजनेस बेटे इस बैंक से लेता है लोन। बिजनेस बैंक से लोन लेता है, सपोज करो 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए का बेटे लोन लेता है। तो अब ये जो 5 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से बिजनेस ने, ये भी बेटे बिजनेस की लायबिलिटी बोली जाएगी। क्या ये बैंक बिजनेस का अपना है बच्चों? नो सर। तो इसलिए इसे भी हम आउटसाइडर्स लायबिलिटी बोलते हैं बेटे। तो ये बैंक बिजनेस के लिए आउटसाइडर लायबिलिटी होगा, बैंक लोन, और ये बैंक बिजनेस के लिए क्रेडिटर होगा और बैंक के लिए कौन होगा? बिजनेस डेटर होगा बच्चों। आगे चलते हैं बेटे, देखो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये पर्सन है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, इनके पास बहुत पैसा, ये अपने यहाँ से उधारी देते हैं लोगों को, यानी ब्याज पे पैसा देते हैं बेटे। बिजनेस इनसे भी अगर सपोज करो 2 लाख रुपीस ले लेता है, तो बताओ ये भी बिजनेस के लिए क्या होगा बच्चों? ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। ये भी लायबिलिटी कौन सी होगी बच्चों? आउटसाइडर लायबिलिटी होगी। वेरी गुड। अब सुनिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटे। लायबिलिटी टू टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी हमारी टू टाइप्स की होंगी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? सर नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? सुनिए बेटे ध्यान से। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिनका पेमेंट विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ, यानी कि ऐसे क्रेडिटर्स बिजनेस के जिनका पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर हो रहा है, वो करंट लायबिलिटी में आएगा बेटे। करंट में जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देना,
बेटे 1 साल के अंदर अगर पेमेंट मेड हो रहा है तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा, और 1 साल से ज्यादा टाइम ले रहे हैं हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे से, तो वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, यानी कि मोर देन 1 ईयर। इसमें मोर देन 1 ईयर आएगा। अब हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो यहां इस बिजनेस ने मिस्टर ए से उधार सामान परचेज किया था, तो बेटा मिस्टर ए कौन है? सप्लायर। बेटे सप्लायर का पेमेंट जल्दी से जल्दी करना होता है, क्योंकि हमें सामान परचेज करते रहना होता है, हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद, हर 10 दिन बाद, हर 20 दिन बाद, इस तरीके से हमारा चेन चलता रहता है। अगर हम सामान परचेज नहीं करेंगे तो हम आगे बेचेंगे क्या या हम बनाएंगे क्या? तो बेटे ये सप्लायर हमें सामान पूरे साल बेचते रहते हैं, तो बिजनेस इन सप्लायर्स का पेमेंट बहुत जल्दी करती है, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ। तो बेटे सप्लायर बिजनेस के कौन बोले जाएंगे? क्रेडिटर बोले जाएंगे। और ये कौन सी लायबिलिटी में आएगा बेटे? विद इन 12 मंथ, यानी करंट लायबिलिटी में आएगा। सेम अगर बैंक का देखते हैं, अगर ये बिजनेस बैंक से 5 साल के लिए लोन लेती है फॉर 5 ईयर, तो बताओ बेटे 5 साल के लिए लोन ले रही है बिजनेस बैंक से, तो बैंक किस में आएगा? मोर देन 1 ईयर हो रहा है बेटे, तो बैंक किस में आएगा? हमारा नॉन करंट लायबिलिटी में। बेटे ये ए करंट लायबिलिटी है। सेम ऐसे ही अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिजनेस लोन ले रही है 1 साल से ज्यादा के लिए, तो ये भी किस में आएगा बेटे? करंट नॉन करंट लायबिलिटी में। एक और एग्जांपल देता हूं बेटे, इस बिजनेस के कुछ अपने एम्प्लॉय से सपोज करो, और एम्प्लॉय की बिजनेस ने 1 महीने की सैलरी रोक ली। अब जो 1 महीने की सैलरी बिजनेस ने रोकी है एम्प्लॉयज की, वो 1 महीने की सैलरी वो अगले महीने पे कर रही है, तो बेटे ये सैलरी बोली जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि जो सैलरी विदिन टाइम पे नहीं हो रही, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोली जाती है बच्चों। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा आउटस्टैंडिंग के बारे में आपको क्या होता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम। यानी कि जो टाइम पर पेमेंट नहीं होता है उससे आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। यानी कि अगर आज मैंने कोई खर्चा तो कर दिया लेकिन पे नहीं किया, ये आज के लिए आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा। और ये मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा आपको बेटे, तब अच्छे से समझाऊंगा इसको। अभी हम यही देखते हैं कि अगर मैं कंपनी के एम्प्लॉयज की भी सैलरी पे नहीं कर रहा हूँ, 1 महीने 2 महीने रोक देता हूँ, तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर आएगी, क्योंकि वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस को पेमेंट करना ही पड़ेगा बच्चों। इज इट क्लियर? वेरी गुड बेटे। तो हमारा लायबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। हम आते हैं बेटे असेट्स पर। असेट्स क्या होता है? मैंने बताया था, असेट्स किसी भी बिजनेस की सारी संपत्तियां होती हैं, जितनी प्रॉपर्टीज होती है बिजनेस के पास सभी असेट्स में आती हैं। अब बेटे काइंड्स ऑफ असेट्स को आज हम स्टडी करेंगे। तो असेट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, इसके टाइप्स 3 हैं। फर्स्ट है हमारा नॉन करंट असेट्स, सेकंड है हमारा करंट असेट्स, और थर्ड है हमारा फिक्टिशियस असेट्स। बेटे कौन से असेट्स होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं बच्चों। ये बिजनेस है हमारा बेटे, इस बिजनेस के पास लैंड है, इस बिजनेस का एक बिल्डिंग है बेटे, इसके पास मशीन्स हैं। बच्चों बताओ ये लैंड, बिल्डिंग बिजनेस के पास है और मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं। बताओ बेटे ये सारी चीजें लैंड, बिल्डिंग और मशीन, ये किस टाइप के असेट्स हैं? क्या लैंड बिजनेस अपने पास रखने के लिए या फर्दर यूज करने के लिए या सेल आउट करने के लिए? बेटा अगर लैंड बिजनेस का, अगर बिजनेस है हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग का, लैंड खरीदना और बेचना बिजनेस का काम है, तो यहां पर लैंड असेट्स में नहीं आएगा। लेकिन बच्चों अगर बिजनेस का बिजनेस है हमारा, किसी अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी, सपोज करो बिजनेस, वही हमारा लास्ट वाला एग्जांपल, बिजनेस का है शुगर फैक्ट्री है हमारी, शुगर मिल है, और बिजनेस ने शुगर का एक और प्लांट बनाने के लिए लैंड परचेज कर लिया, तो बताओ बेटे लैंड का में आएगा हमारा? बेटे ये हमारा नॉन करंट असेट्स में आएगा। इसको हम फिक्स असेट्स भी बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स असेट्स। लिख देता हूं मैं यहां पर फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट्स में आएगा और फिक्स असेट्स में आएगा, बिकॉज बिजनेस ने बेटे बिजनेस ने क्या किया है? इसको लैंड को लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, यानी लंबे टाइम के लिए लिया है, और बिजनेस ने लंबे टाइम के लिए लिया है क्योंकि लैंड को, तो ये हमारा लॉन्ग यानी कि नॉन करंट असेट्स में आएगा। बच्चों
ऐसा असेट्स जो बिजनेस मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से ज्यादा रखने के लिए लेती है, उसको यूज करती है, उससे प्रोडक्शन करती है, उसका यूज करने से हमारी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, कॉल्ड इज एसेट्स। और ये असेट जो 1 साल से ज्यादा चलता है वो हमारा फिक्स असेट्स में आता है, तो इसी बोलेंगे हम फिक्स असेट्स। नेक्स्ट है बच्चों करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, अब सपोज करो कि बिजनेस के पास कैश है, बिजनेस के पास स्टॉक है, स्टॉक में सामान रखा हुआ है। बताओ ये कैश क्या बिजनेस के पास बहुत टाइम तक रहेगा? नो, आता जाता रहता है बेटे कैश। स्टॉक ये आज है कल बेचना पड़ेगा। और बता देता हूं मैं, बैंक में पैसा है बेटे, बैंक है, तो बताओ बैंक में पैसा क्या बहुत टाइम तक रहेगा? नो सर बेटे, ये हमारे फिक्स असेट्स होंगे, यानी ये हमारे नॉन करंट असेट्स में आएंगे, नॉन करंट असेट्स, और ये बेटे हमारे करंट असेट्स में आएंगे, यानी कि ये विद इन 1 ईयर हम इनका यूज कर लेंगे, इसलिए ये करंट असेट्स में आएंगे बेटे। नेक्स्ट होता है फिक्टिशियस असेट्स। इसमें क्या आता है बेटे? फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स होते हैं जो नाममात्र के, यानी जिन्हें हम देख नहीं सकते। फिक्टिशियस असेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं, और बेटे ये एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं होते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल सपोज करो कि ये बिजनेस बेटे अपना बिजनेस स्टार्ट करने पर एडवर्टाइजमेंट करती है, इसने एडवर्टाइजमेंट किया बेटे, इसने एडवर्टाइजमेंट किया, और इस एडवर्टाइजमेंट ने, इस बिजनेस ने सपोज करो 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, 5 लाख। बताओ बेटा मुझे कि ये एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा किया है बिजनेस ने, क्या ये बच्चों 1 साल का खर्चा है? क्या एडवर्टाइजमेंट करने से बिजनेस को सिर्फ 1 साल फायदा मिलेगा? क्या इसको मुझे 1 साल का खर्चा मान लेना चाहिए? क्या इसे मुझे एक्सपेंस मान लेना चाहिए? क्या 5 लाख रुपए खर्चा कर देने से बिजनेस आगे, यानी 1 साल में ये खर्चा खत्म, 5 लाख रुपए खत्म, 1 साल के बाद इस 5 लाख रुपए खर्च करने का हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा? यस होगा बेटे। एडवर्टाइजमेंट जो हमारा खर्चा होता है ये मोर देन 1 ईयर चलता है, यानी एक ऐसा खर्चा होता है जो 1 साल से ज्यादा तक इसका हमें फायदा मिलता है बेटे। जैसे हम मशीन परचेज करते हैं, मशीन अगर हमने आज परचेज कर ली 5 लाख रुपए की, तो क्या ये खर्चा माना जाएगा? नो, ये खर्चा नहीं माना जाएगा, इसे एक्सपेंस नहीं बोलेंगे हम, इसे एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और इस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, यानी कि मशीन की वैल्यू कम होती है। 5 लाख रुपए आज मैंने एक मशीन परचेज की, 1 साल बाद वो 4 लाख रुपए की हो गई, तो बेटे मशीन कितनी कम होगी? 1 लाख रुपए, तो इसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे, और ये हमारा खर्चा होगा, इसे बोलेंगे हम खर्चा। ओनली डेप्रिसिएशन, नॉट 5 लाख रुपीज। ऐसे ही अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट किया 5 लाख रुपीज का, और क्या ये 5 लाख रुपए का जो एडवर्टाइजमेंट किया है ये 1 साल में इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा? नो, ये आगे आने वाले कई सालों तक चलेगा। तो सपोज करो ये आगे आने वाले 5 साल तक चलेगा बेटे। तो 5 लाख रुपए अगर मैं 5 ईयर्स में डिवाइड कर देता हूं तो पर ईयर ये कितना खर्चा होगा? पर ईयर सर 1 लाख रुपए खर्चा होगा। तो सर जो 4 लाख रुपए बचा इसका क्या होगा? सर इसको हम बोलते हैं, ये हमारा फिक्टिशियस असेट्स होगा, यानी बेटे डेफर्ड एक्सपेंडिचर, यानी ऐसे खर्चे जो कि 1 साल से ज्यादा तक के लिए किए जाते हैं, जिसका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में मिलता है, कॉल्ड इज फिक्टिशियस असेट्स। तो बेटे यहाँ पर ये 1 लाख रुपए 5 लाख में से हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बाकी 4 लाख रुपए जो बचा ये हमारा असेट्स होगा बैलेंस शीट में बेटे। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे ये हमारा फिक्टिशियस असेट्स है, यानी एडवर्टाइजमेंट क्या बोला जाएगा बच्चों यहाँ पे? फिक्टिशियस असेट्स। तो बेटे क्लियर हो गई, नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस। नॉन करंट यानी जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, करंट असेट जो 1 साल के अंदर अंदर हमें हमारे पास से चले जाते हैं, फिक्टिशियस जिनको हम खर्चा तो कर देते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए होता है। तो बेटे ये असेट्स मान के भी नहीं होते, असेट्स होके भी नहीं होते, तो बेटे इनको हम कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं। तो हम ये मानेंगे कि ये असेट्स वो असेट्स हैं जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, यानी डेफर्ड तरीके से। डेफर्ड मींस 1 साल से ज्यादा के लिए, जिन्हें बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों इसे बोलेंगे हम फिक्टिशियस असेट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, स्टॉक, इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री बेटा एक ही के नाम है, स्टॉक बोल सकते हैं या इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं इसे हम। बच्चों स्टॉक हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, एक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से बच्चों। अगर ये बिजनेस है और बिजनेस की ये अकाउंटिंग ईयर्स हैं,
मैंने कल बताया था आपको अकाउंटिंग ईयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। बेटे हमारा सॉरी, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। बेटा फाइनेंशियल ईयर को ही अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। बेटे फाइनेंशियल कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। बच्चों ये 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2018 से लेके ये खत्म कब होगा बेटे? 31 मार्च 2019। इसे बोलेंगे हम 18 19, 18 19। बेटा ये 31 मार्च के अगले दिन यानी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2020 तक चलेगा। इसे बोलेंगे बेटा हम 1920, 1920। ये 1920 हो गया। इसके बाद आएंगे बेटे ये नेक्स्ट ईयर, अब 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2021 तक। ये हो गया बेटे नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये भी हमारा एक अकाउंटिंग ईयर हो गया। ये हो गया हमारा 2021। अंडरस्टैंड बेटे? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं समझा रहा हूं आपको ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। बच्चों ये जो बिजनेस है हमारा, इस बिजनेस में क्या था? इस बिजनेस में 18-19 में, ये 18-19 में स्टार्ट हुआ और इस 18-19 में बिजनेस ने बनाया 1 लाख रुपए का सामान। कितने का बनाया बच्चों? 1 लाख रुपए का सामान। यहां पर इसने जो बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, वो 1 लाख रुपीस का सामान बना है। यहाँ पर परचेज मान लेते हैं, इसने जो परचेज किया है, सामान बनाने का नहीं है, छोड़ो, हम मान लेते हैं परचेज किया है बेचने के लिए सप्लायर से 1 लाख रुपीस का सामान। 1 लाख का परचेज हुआ है, 1 लाख का परचेज। बेटे 1 लाख का परचेज हुआ, इसमें से इसने 80,000 का सामान बेच दिया, सेल्स हो गई। बताओ बेटे कितने रुपए का सामान बचा? सर 20,000 रुपीस का। वेरी गुड बेटा, यहाँ कितने रुपए का सामान बचा? 20,000, 20,000 रुपए का सामान बचा। बेटे जितना सामान बचा, ये इस साल के लिए जितना सामान बचा है, ये ईयर 2018-19 के लिए क्लोजिंग बोला जाएगा। यानी कि जो सामान, जो गुड्स हमारा 31 मार्च को बच जाता है, वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। बेटे जो सामान हमारा जिस अकाउंटिंग ईयर के 31 मार्च को बच जाएगा, वो उस साल के लिए तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। यहां हो गया क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन बेटे जैसे ही 20, ये कब बचा हमारा? 31 मार्च 2019 को। अब जैसे 31 मार्च के बाद अगला दिन आएगा, तो इसको उठा के तो फेंक नहीं देंगे हम बिजनेस से, ये सामान अगले दिन पहुंच जाएगा। तो इस सामान को अगले साल ले जाएंगे। यहां से 20,000 रुपए का सामान इस साल में आएगा, तो इस 20,000 रुपए को बोलेंगे ये 1 अप्रैल को, यानी ओपनिंग डेट को है। जैसे दूसरे साल की ओपनिंग हुई और हमारा 20,000 रुपए का सामान है, तो इसको बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक। 20,000 रुपीज का सामान क्या है बेटा? ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा। ठीक है। अब इस साल हमने और परचेज किया, 20,000 का हमारे पास पहले से था। इस साल बच्चों हमने परचेज किया, सपोज करो 1 लाख रुपीज का। फिर से बेटे हमारे पास कितने रुपए का सामान हो गया? अभी 1,20,000 का। बेटे इसमें से मैंने जितना परचेज किया है, इसमें से मैंने फिर से इस साल 80,000 रुपीज का सामान बेच दिया। बताओ बच्चों कितने रुपए का सामान बचा मेरे पास? 20,000 का पहले से था, 1 लाख का और खरीद लिया, 1,20,000 का हो गया। इसमें से 80,000 का बेच दिया। बेटे 40,000 का अभी फिर से बच गया, तो ये बेटे 40,000 रुपीज इस साल का क्लोजिंग बोला जाएगा। 40,000 इस साल का बोला जाएगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो बेटे अगर मैं 19-20 की बात करूं, हम 19-20 में हैं, तो 19-20 की बात करें अगर हम, तो 20,000 19-20 का ओपनिंग स्टॉक और 40,000 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक। अंडरस्टैंड? और बेटे यही 40,000 अब अगले साल जाएगा तो ये ओपनिंग बन जाएगा, तो यही चेंज चलती रहती है बेटे। ये 40,000 यहां जाएगा 2021 में, तो यहां 40,000 क्या हो जाएगा बेटे? ओपनिंग स्टॉक। अगर मैं यहां फिर से 1 लाख रुपए की परचेज करता हूं बच्चों, 1 लाख रुपए की मैंने यहां फिर से परचेज की, और बेटे मैंने यहां सामान सपोज करो 1 लाख रुपए का बेच दिया, सेल्स, तो यहां सामान कितने का बच गया? 40,000 का फिर से बच गया, तो ये 14,000 इस साल का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। बोलो बच्चों ये चीज समझ में आई क्या आपको? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ठीक है बेटे, अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो इस चीज को आप नोट करेंगे अभी, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूं। इस चीज को आप जल्दी से नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको रफ कर देता हूं बेटे। अब सुनिए आगे की बात।
बेटे ये स्टॉक भी के भी टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप्स का होता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 3 टाइम्स अलग अलग जगह हो सकता है। तो 3 टाइप्स क्या होते हैं इसके हम वो देखते हैं। चलो देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 3 टाइप से कैसे हम क्लैरिफाई करेंगे। देखिए स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। बेटे सुनिए स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अभी मैं सामान परचेज कर रहा था, अब अगर मैंने सामान परचेज किया है और उस सामान में से सामान बच रहा था मेरे पास, तो ये सामान बेटे गुड्स बोला जाएगा। यानी कि ऐसा सामान जो मैंने परचेज किया और वो मैंने पूरा नहीं बेचा और वो बच गया, तो इस साल के लिए वो क्लोजिंग था, तो इसे हम क्या बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, और ये अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स बोला जाएगा। तो जो सामान हम सामान बना हुआ खरीद रहे हैं, हम अगर सामान हम बना नहीं रहे, हम बना हुआ सामान खरीद रहे हैं और जितना सामान खरीदा उसमें से कुछ बच गया इस साल, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, और अगले साल के लिए यही ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स बोला जाएगा। बात करते हैं बेटे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की। बेटे हमारी जो बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसमें सामान बनाया जाता है बेटे, बनता नहीं है बनाया जाता है। तो सुनिए इस बिजनेस में सपोज करो इस मार्कर को बनाने का बिजनेस है बच्चों, मार्कर बनाया जाता है। ओके, अब मार्कर बनाने के लिए क्या परचेज करना पड़ेगा बिजनेस को, इंक परचेज करनी पड़ेगी बेटे, प्लास्टिक परचेज करनी पड़ेगी। तो हम जो मोटी मोटी चीजें वो ले लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए बिजनेस ने प्लास्टिक परचेज किया और इंक परचेज किया। अब ये दोनों चीजें परचेज कर ली बिजनेस ने, तो बेटे ये रॉ मटेरियल बोला जाएगा। अब बिजनेस से ये परचेज की, सपोज करो रॉ मटेरियल परचेज किया इंक और प्लास्टिक, 40,000 का प्लास्टिक परचेज किया और 20,000 का इंक परचेज किया। ये बेटा परचेज किया बिजनेस ने। अब इसने बिजनेस ने जब मार्कर और ये बनाए, तो बेटे इसमें से मार्कर और इंक बनाने के लिए यहां से जो रॉ मटेरियल निकाला वो 30,000 का यूज हो गया और यहां से 18,000 का यूज हो गया। तो बेटे यहां कितने का बचा सर, यहां 2,000 का अभी बचा है और सर यहां पे 10,000 का भी बचा है। तो बेटा जो ये बच गया, ये पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के लिए बोल रहा हूं बेटा मैं, एक अकाउंटिंग ईयर में 30,000 के लिए प्लास्टिक यूज किया और 20,000 में से 18,000 पूरी साल में इंक यूज किया। तो जो अभी यहाँ 2,000 बचा और यहाँ 10,000 बचा, ये जो बच गया, ये इस साल के लिए, एक साल के लिए क्या बोला जाएगा बेटे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और यही बेटा अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अंडरस्टैंड बच्चों? ओके बेटा सुनिए अब बेटे यही चीज मैं थोड़ा सा आप इधर देखेंगे इस साइड में, देखिए बेटे यही चीज जो रॉ मटेरियल में, इसी से आगे बढ़ाता हूं, हम इसी से आगे बढ़ेंगे वर्किंग प्रोग्रेस के तरफ। बेटे यही चीज जो हमारे यूज के लिए ली हमने 30,000 की, ये 30,000 की जो चीज यूज के लिए ली बेटे मशीनों में डाल दी, इससे बनाया जाने लगा। बेटे यहाँ से 40,000 कहाँ रखा हुआ था, ये एक स्टॉक में रखा हुआ था, गोदाम में रखा हुआ था, वहां से 30,000 निकाल के लाए कि इससे हमें बनाना है। और बेटे यहाँ पर इसकी प्रोसेस चल रही है, ये प्लास्टिक बन रही है, यहाँ प्लास्टिक से मार्कर बनाया जा रहा है और इसमें इंक रिफिल की जा रही है, ये एक इंक रिफिल करने की प्रोसेस है। बेटा जब इंक रिफिल की जा रही थी तो जो 30,000 और 18,000 की यहाँ पे इंक डाली गई, तो बेटा मशीनों में यहाँ तक बन रहा था और यहाँ पे आ गया 31 मार्च 2020, ये आ गया यहाँ पर बेटे। अब सुनो, तो 31 मार्च 2020 यहाँ आ गया बच्चों, तो ये 1920 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पे अभी भी 2,000 रुपए का प्लास्टिक मशीनों में पड़ा हुआ है जो अभी फिनिश नहीं हुआ, और यहाँ पर ऐसे ही इंक भी यहाँ पे सपोज करो बच्चों 500 रुपीज की इंक यहाँ पे पड़ी हुई है जो अभी यूज नहीं हुई, 500 रुपए की। तो बेटा ये जो यूज नहीं हुआ, जो भी मशीनों में ही पड़ा हुआ है, जो भी वर्किंग में है, वर्किंग प्रोग्रेस मींस जिस पे अभी काम चल रहा है, जितना बन गया वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, यानी वो गुड्स बोला जाएगा। जो मार्कर बन गया हमारा इंक और प्लास्टिक से, उसे हम गुड्स बोलेंगे, और जो मार्कर पर भी काम चल रहा है वो वर्किंग प्रोग्रेस में हो गया। तो बेटे यहाँ पहले वर्किंग प्रोग्रेस में स्टॉक कितना हो गया, 2,000 प्लास्टिक का और 500 इंक का। तो अगर ये एक साल के एंड में है तो इसको हम क्लोजिंग बोलेंगे, और यही अगले साल में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। मेरे ख्याल से बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बेटे ये जो बना, ये जो गुड्स बन के तैयार हुआ, यही क्या हो जाएगा, ये फिनिश गुड्स में चला जाता है, ये स्टॉक ऑफ गुड्स बोला जाता है।
अगर हम परचेज नहीं कर रहे, खुद बना रहे हैं, तो भी स्टॉक ऑफ ये तीनों चीजें आएंगी, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, ये तीनों यूज होंगे अगर हम अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टॉक और रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि हमें माल लेके आया जाएगा, उससे हम बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाया जाएगा, प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो कुछ प्रोडक्ट बचेगा, तो स्टॉक और वर्किंग प्रोग्रेस हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बन गया वो स्टॉक में पहुंचेगा, इसमें से कुछ सामान बेच दिया जाएगा, और जो सामान बच गया बेचने से वो स्टॉक ऑफ गुड्स बोला जाता है। एक साल के अंदर जो हमारा सामान बेचा नहीं गया, ये मैंने थोड़ी देर पहले स्टॉक ऑफ गुड्स में आपको बताया था। बेटे ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों की? चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, और उसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए। वैसे मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा बच्चों, इसकी पूरी बना के आपके व्हाट्सएप नंबर पे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसकी पूरी पीडीएफ फाइल में डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग पढ़ के देख सकते हो एक बार आपकी बुक से। जिन लोगों के पास बुक नहीं है और जिन बच्चों के पास बुक है वो अभी इसको देख सकते हैं, और इसे अपनी लैंग्वेज में बच्चों नोट भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस बच्चे को जिस तरीके से समझ में आ रहा है वो उसी तरीके से इसको अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो अपनी नोटबुक में। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों हम डिस्काउंट की तरफ। डिस्काउंट क्या होता है बेटे? डिस्काउंट दो टाइप का होता है। मैंने बताया था कल आपको कि अगर हम कोई भी सामान बेचते हैं और उसको कम प्राइस पे या उस पर कुछ रियायत दे देते हैं, उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, सिंपल। लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझेंगे बेटे। डिस्काउंट टू टाइप का होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। सुनो बेटा, देखो जरा बेटे, ये हमारा बिजनेस है, ये क्या है हमारा बिजनेस, और ये बिजनेस का है बेटे, ये हमारा शॉपिंग मॉल है, ये हमारा शॉपिंग मॉल है, और यहाँ क्लॉथ्स मिलते हैं। ये क्लॉथ्स के एक डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का बना हुआ है इसमें क्लॉथ्स का ये, और यहाँ बहुत सारे क्लॉथ्स लगे हुए बेटे, ये बहुत सारे क्लॉथ्स लगे हुए हैं ये। और बेटे आप लोग इसमें एंट्री लेते हो, यहाँ से एंट्री हो रही है आपकी इस डिपार्टमेंट मॉल में। ये मॉल है और ये इसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, और आपकी इसमें एंट्री हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर गेट कीपर खड़ा हुआ है इसमें, और यहाँ से आप आ रहे हो दौड़ते हुए, ये आप हो, और ये आप दौड़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। और दौड़ते हुए आके आपने यहाँ गेट में एंट्री की, और एंट्री करने के बाद जैसे ही बेटे आप क्लॉथ स्टोर पर पहुंचे, यहाँ पे क्लॉथ शॉप्स पर पहुंचे जो डिपार्टमेंटल है क्लॉथ का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे अलग अलग तरीके से कि 50 to 60% डिस्काउंट ऑन जीन्स, इस तरीके से लिखा हुआ है 50 to 60% डिस्काउंट जीन्स, या ऐसे लिखा हुआ है अप टू 40% डिस्काउंट ऑन जीन्स। देखा होगा बेटे अक्सर आपने लिखा हुआ है इस तरीके से, जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से आपने देखा होगा बच्चों। तो अब आपने सपोज करो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों ने यहां से एक जींस परचेज की जिस पे एमआरपी लिखी हुई है बेटे 20,000, 20,000 रुपए की एमआरपी है, और वो इस कैटेगरी की है अप टू 40% की। और आप जब शॉपकीपर से पूछते हो तो उस पर बोलता है शॉपकीपर कि इस पे आपका जो डिस्काउंट है जींस पे वो 40% है, 40% डिस्काउंट है सर। तो बेटे बताओ आप 20,000 रुपए की उस पर एमआरपी लिखी हुई है, आप 40% डिस्काउंट दिख रहा है उस पर, आप उस शॉपकीपर को या उस डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक को कितना रुपया पे करके आएंगे? आप लोग आंसर देंगे मुझे 20,000 या इससे कुछ कम। सर 40% का डिस्काउंट है ना सर, हम 40% यानी 20,000 का 40% कितना हो गया बच्चों बताओ? 8,000 सर। तो हम 8,000 इसमें से माइनस करेंगे, और 8,000 माइनस करने के बाद हम कितना पे करेंगे बच्चों? 12,000 यानी 12,000 हम पे करके आएंगे सर, 12,000 पे करके आएंगे। तो बेटी ये जो 8,000 हमें मिला यहाँ पर, ये 8,000 जो मिला हमें यहाँ पर एक डिस्काउंट होता है, और बच्चों इसे कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? इसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, यानी सेल या परचेज करने पर, अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो मेरे लिए परचेज हो गई, जो बेच रहा है उसके लिए वो सेल हो गई। तो सेल्स पर एट द टाइम ऑफ सेल हम जो डिस्काउंट देते हैं वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। बच्चों जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, जब भी आप इसकी अकाउंटिंग करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, तो यहाँ पर सेल्स कितने रुपए पे से मानोगे? 20,000 से। अगर ये मॉल वाला है, ये मॉल वाला पर्सन अपने यहाँ लिखेगा कि मैंने सेल कर दी, तो कितने रुपए की सेल की इसने? 20,000 की या 12,000 की?
बेटे 12,000 की। ये ट्रेड डिस्काउंट कभी नोट नहीं किया जाता। सेल कितने की इसने? 12,000, 12,000 की। बेटे ऐसे ही जिसने परचेज किया है, इसने कितने रुपए की परचेज की? सर 12,000 की। 8,000 कहीं भी नोट नहीं किया जाएगा। बेटे अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब आते हैं बच्चों कैश डिस्काउंट पे। सुनिए, ये है बेटे शाहरुख खान। ये कौन है बेटे? शाहरुख खान, SRK। ये शाहरुख खान है बेटे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग हैं बेटे, बड़े बड़े लोग। तो अब क्या होता है बेटे, ये भी शाहरुख खान इस मॉल में आता है और बच्चे ये इस मॉल में आके क्या खरीदता है? जींस खरीदता है, सेब। और यही कैटेगरी की जींस खरीदता है और इससे भी ये चीज 12,000 रुपए की पड़ती है। लेकिन क्या होता है बेटे, शाहरुख खान अपना वॉलेट घर पे भूल जाता है। न तो इसके पास ATM कार्ड है, न इसके पास कैश है बेटे, लेकिन ये जींस परचेज करना चाहता है और इस मॉल का जो मालिक है शाहरुख खान को बहुत अच्छे से जानता भी है बेटे। तो शाहरुख खान कहता है इससे कि सर मेरे पास 12,000 रुपए तो अवेलेबल नहीं है। तो अब ये मॉल का मालिक कहता है सर आपके पास 12,000 रुपए नहीं है तो आपको हम उधार दे सकते हैं, अब आप इसे ले जाइए। तो बेटे शाहरुख खान को जानता है इसलिए उधार दे रहा है। तो बेटे शाहरुख खान क्रेडिट परचेज कर रहा है और ये मॉल का मालिक क्रेडिट सेल कर रहा है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये शाहरुख खान कुछ टाइम तक पैसे देने नहीं आता, ये भूल जाता है। ये क्या कर जाता है बेटे? भूल जाता है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, मिस्टर शाहरुख खान जब पैसे देने भूल जाते हैं तो यहाँ पर अब ये मॉल का मालिक इन्हें फोन करता है, बार बार फोन करता है कि अरे शाहरुख आपको पता है आप जींस खरीद के ले गए थे? तो शाहरुख बोलते हैं ठीक है मैं आऊंगा आपकी साइड में तो आपको पैसे देता आऊंगा। एक दिन क्या हुआ, शाहरुख अचानक से फिर से वहां से निकल रहे होते हैं और ये मॉल का मालिक उन्हें रोक लेता है कि शाहरुख रुको, आप पैसे नहीं दे के गए थे जींस के, आप कैश पेमेंट कर दीजिए। तो बेटे शाहरुख कहता है देखता हूं मैं पेमेंट करता हूं। तो क्या होता है जब शाहरुख पॉकेट से पैसे निकालता है तो इसकी पॉकेट में है ओनली 11,800, 11,800 रुपए हैं इनकी पॉकेट में। तो बेटे मॉल का मालिक बोलता है कि चलिए सर आप 11,800 ही दे दीजिए, अभी आप पेमेंट कर रहे हैं। तो बेटे शाहरुख ने यहाँ पर 11,800 दिए। तो बेटे 200 रुपए का यहाँ पे शाहरुख खान को जो मिला है इससे हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। यानी एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब हम पेमेंट करते हैं उस टाइम पे अगर हमें शॉपकीपर पेमेंट जल्दी कराने के लिए, जिससे कि ये ग्राहक हमें जल्दी पेमेंट कर दे, ये कराने के लिए अगर कोई डिस्काउंट देता है उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं बेटे। और इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी बच्चों। यहाँ पर इसका 200 रुपए का लॉस हो गया दुकानदार का, इस मॉल के मालिक का 200 रुपए का लॉस हो गया बेटे। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाएंगे आगे हम सिखाएंगे आपको, उसमें नोट करेंगे। तो कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग की जाती है। यहाँ 11,800 प्लस 200 कैश डिस्काउंट अलग से दिखाया जाएगा। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी बेटा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, अगर दुकानदार के पास तुम लोग जाते हो और तुम लोगों को दुकानदार जानता है वो, और तुमसे कहता है ठीक है आप उधार ले जाइए सामान, और आप जब पैसे नहीं देते काफी दिन तक तो दुकानदार आपसे कहता है आपको मैं 200 रुपए का या 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, आप अभी पेमेंट कर देंगे तो। और बेटे ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दुकान पर जाएंगे और दुकानदार से आप कहेंगे सर हम उधार खरीदेंगे, तो दुकानदार कहेगा आप अगर इसे उधार खरीद रहे हो तो ये 12,000 का पड़ रहा है, लेकिन अगर आप अभी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि दुकानदार को लग रहा है कि अगर आप अभी पेमेंट नहीं करके जाएंगे तो उसको कई बार फोन करना पड़ेगा, आपने दिया नहीं दिया कुछ पता नहीं चल रहा, आप लेके भाग गए। तो दुकानदार ने कहा सर अगर आप अभी पेमेंट कर देंगे इसका तो 200 रुपए का डिस्काउंट हम अपनी तरफ से कर देंगे। तो बेटे अपनी तरफ से जो ये डिस्काउंट दे रहा है इसे हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। और कैश डिस्काउंट की हमेशा रिकॉर्डिंग की जाती है और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाएगा कैश डिस्काउंट। तो बच्चों ये होता है कैश डिस्काउंट और ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। अंडरस्टैंड? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अच्छी से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बेटे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन एएस। तो बेटा इसमें जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। बेटे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? GAAP क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेटे जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होगी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे हम, तो बच्चों ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ रूल्स हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स टर्म में तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमको अकाउंटिंग करनी है बेटे।
और ये रूल्स जनरली फॉलो होते हैं, इसलिए इन्हें हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। बेटे इनका बड़ा फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो जाता है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है। तो बच्चे अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो बेटे फर्स्ट अकाउंट प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बेटे मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ जिक्र कर चुका हूं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूं। मैंने बताया था बेटे कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन, ये बेटे अलग होता है। ये बिजनेसमैन अलग होंगे और बिजनेस अलग होगा। बेटे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस चैप्टर में बिजनेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें हम सीखेंगे बिजनेस कितने टाइप की होती है। तो बेटे सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है, सिंगल एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग हैं। तो हम बिजनेस को एक अलग यूनिट मानते हैं, इसको एक अलग एंटिटी मानते हैं, जो कि कुछ बिजनेसेस लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ बिजनेसेस इंसान अपने द्वारा बनाता है। अगर ये दोनों पार्टनर हैं तो ये खुद बनाएंगे या इसे रजिस्टर भी करा सकते हैं। अगर ये कंपनी है तो लॉ के द्वारा बनाया जाएगा। तो बेटे बिजनेस जो होता है एक अलग एंटिटी में आता है, ये एक अलग यूनिट होती है, तो ये अदर यूनिट होगी। और ये कौन बोलता है बेटे? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है हमारा, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है जनरली आपको क्या मानना है जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल में, कि हमारा जो बिजनेस है ये अलग एंटिटी होता है और बिजनेसमैन अलग होते हैं। तो बिजनेस और बिजनेसमैन यानी बिजनेस ओनर से अलग होता है बेटे। तो इसलिए हम बोलते हैं इसे कि ये हमारा किस में आ रहा है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में। और ये प्रिंसिपल बोलता है इसीलिए हम इसको अलग मानते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था बच्चों। सेकंड है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। बेटे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि हम अकाउंटिंग में उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं ओनली रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शन इट we can measure money या monetary term। बेटे इसका मतलब ये है कि only recorded to take transaction we can measure monetary term, यानी हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मनी टर्म में देख सकते हैं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है बच्चे? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब आप लोग बताओ कि अगर मैंने ये मार्कर परचेज किया है 5 रुपए का, अब ये बताओ आप लोग मुझे कि इसको अगर मैं विदाउट मनी, अगर मुझे ये ना बताया जाए कि मार्कर कितने रुपए का है, क्या पॉसिबल है कि मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? बताइए आप लोग। अगर मैं इस मार्कर को परचेज करके लेके आता हूँ और मुझे नहीं पता ये मार्कर कितने रुपए का है, तो क्या पॉसिबल है कि इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? सिर्फ ये लिखा जाएगा मार्कर परचेज किया, लेकिन उससे क्या फायदा मिलेगा? हम क्यों लिखते हैं, हम रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, जिससे कि हम मेजर कर सकें कि इस साल हमने कितना खर्चा किया। लेकिन जब यही नहीं पता कि इसकी कॉस्ट क्या है, कितने का परचेज किया हमने, परचेज प्राइस क्या है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमने कितने का परचेज किया? तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, ये कितने रुपए का है। इसे मेजर करो मॉनेटरी टर्म में, यानी कि अगर हम बात करें मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की, तो ये बोलता है कि अकाउंटिंग में ओनली वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती हैं जो कि मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं। जो मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते वो ट्रांजैक्शन हम अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड, उनकी अकाउंटिंग नहीं की जाती है बच्चों। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा अकाउंटिंग उन चीजों की जाएगी जिनको हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था कल कि हमारा अकाउंट, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था इस लेक्चर में, कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो पीरियड के हिसाब से करते हैं। हम जो जनरली पीरियड लेते हैं वो हम क्या लेते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसके साथ हम 1 जन टू 31
दिसंबर भी ले सकते हैं। इसे बोला जाता है कैलेंडर ईयर और इसे बोला जाता है अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर। जनरली जो फॉलो होता है बेटे वो ये ईयर फॉलो होता है। बच्चों अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये नहीं बोलता कि आप इसको ही फॉलो करो, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल पीरियड ये बोलता है कि बिजनेस जो है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली होती है। बिजनेस ऐसा तो नहीं कि आज स्टार्ट की कल बंद कर देंगे हम। तो बेटे इसलिए हमें एक पीरियड डिसाइड किया जाता है, हमें एक पीरियड टाइम पीरियड डिसाइड करना होता है। उस पीरियड के हिसाब से हम उस पीरियड में होने वाले खर्चे और इनकम को एक साथ लिखने के बाद फाइंड आउट करते हैं कि आज हमारे बिजनेस की इस टाइम के एंड तक क्या पोजीशन है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है। ये कहता है कि बिजनेसमैन आप जो बिजनेस कर रहे हो इसके जो खर्चे निकालोगे या इसकी जो इनकम निकालोगे या अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन निकालोगे, ये एक अपना टाइम बनाओ, एक सर्टेन टाइम बनाओ, उस सर्टेन टाइम के अकॉर्डिंग बनाओ। तो बेटे जो गवर्नमेंट ने, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने प्रिस्क्राइब किया है, जो फॉलो करने के लिए बोला है, वो बोला है हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसलिए मोस्टली बिजनेस इसी को फॉलो करते हैं, कुछ बिजनेस इसको भी फॉलो करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाओगे तो वहां पर टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आपको 1 से लेके 31 मार्च को, अगर आपके बिजनेस का ऑडिट होता है वहां पे अभी आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यानी कि आपको फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए जनरली बिजनेसेस, मोस्टली बिजनेसेस 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करती हैं। और ये फॉलो करने के लिए कौन बोलता है? हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है बच्चों। तो आप इसको समझ गए हैं, एक बार अपने वर्ड्स में इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है बेटे हमारे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बच्चों फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं अभी। बेटे इसका मतलब होता है फुल डिस्क्लोजर का कि जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसको हमें कंप्लीटली डिस्क्लोज करना चाहिए। हमारे पास कुछ अकाउंटिंग के लिए इंफॉर्मेशन होती है तो कुछ के लिए नहीं भी होती, तो उसको हमें इकट्ठा करना चाहिए और इकट्ठा करने के बाद उसको पूरी तरीके से हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है उसको अंडरस्टैंड करने में। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम दिखा सकें, रिकॉर्ड कर सकें, अकाउंटिंग में लिख सकें, दिखा सकें, बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट कर सकें, इतनी हमें इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए। और ये बोलता है हमारा फुल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो फुल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को शो करना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है बेटे हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसको हम पढ़ेंगे अभी बाद में, इसके लिए पहले हम पढ़ते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल के बारे में। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? बच्चों आप बताइए कि आज बिजनेस चल रहा है, सपोज करो हमारा ये बिजनेस है और ये बिजनेस स्टार्ट किया बेटे मैंने 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया था। क्या ये बिजनेस एक आध साल में बंद हो जाएगा? नो, ये बिजनेस बहुत सालों तक चलता है। तो जब बिजनेस हमारा हर साल आगे रन हो रहा है तो अब क्या होता है कि मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं कि कभी कभी अचानक से कुछ लॉसेस हो जाते हैं। क्या? कभी मुझे डेटर पैसे नहीं देता है, वो पैसे लेके भाग जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, मेरे जो स्टॉक है, स्टॉक में कुछ कमी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास अनसर्टेन ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिनको मुझे पे करना है, जो पहले से पता नहीं थी। अब क्या होता है, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों कि देखो बिजनेसमैन, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कुछ अनसर्टेन, जो अभी से सर्टेन नहीं है, ऐसा कुछ लॉस हो सकता है आपका, ऐसा कुछ खर्चा हो सकता है आपका, तो आप अभी से उसके लिए एक फंड रख सकते हो बना के। यानी कि प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है कि आने वाले टाइम में होने वाले लॉसेस के लिए, जो अभी सर्टेन नहीं है, जिन्हें हमें अभी पता नहीं लगा सकते, आप अभी से अपने पास पैसा इकट्ठा करके रख सकते हो। तो बेटे
प्रिंसिपल जो हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग हम, अगर मैं आज हूं तो आज मैं क्या सोचूंगा कि 1 साल बाद हो सकता है यहां मेरा ये पैसा खर्च तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए आज ही पैसा इकट्ठा करके रखना स्टार्ट कर दूंगा। हो सकता है कि मेरे बिजनेस में आग लग जाए तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, अभी से पैसा इकट्ठा करके रखना स्टार्ट कर दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं हम कि उनको हमें पता नहीं होता, अचानक से सडनली आ जाते हैं हमारे सामने। तो उनको रिकवर करने के लिए, उनके बचने के लिए हम अभी से पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, फंड इकट्ठा करके रखते हैं। तो उसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें उसके लिए इजाजत देता है। ये बोलता है कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ओनली फॉर फ्यूचर लॉसेस, ओनली फॉर फ्यूचर लॉसेस के लिए और नॉट ऑन प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकती है, लेकिन उसके लिए प्रूडेंस प्रिंसिपल नहीं बोलता है। ये हम अभी नहीं सोचेंगे। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये मान सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट नहीं, लॉस हो सकता है। तो लॉस को हम अभी दिखा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में लॉस के लिए हमने ये पैसा निकाला है। लेकिन अगर हम कहें कि आगे आने वाले टाइम में 50,000 रुपए की हमारी प्रॉफिट होने वाली है और उस 50,000 रुपए को हम आज ही दिखा दें, तो ये नहीं माना जाएगा। लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर आपको लग रहा है कि मेरा 50,000 रुपए का लॉस होने वाला है, तो आप उसके लिए अभी प्रोविजन बना सकते हो। उसे बोलते हैं बेटा हम प्रोविजंस। तो अभी से हम उसके लिए प्रोविजन रख सकते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए, जिससे रिकवर किया जा सके। तो इसको हमें प्रूडेंस प्रिंसिपल की इजाजत मिलती है। तो हम नॉट फॉर प्रॉफिट, ओनली फॉर लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेन लॉसेस के लिए ये प्रूडेंस प्रिंसिपल इजाजत देता है हमें, और ये बोलता है कि हम प्रोविजंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। बेटे नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के बारे में अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो देखो बेटे, अगर मैं यहां पर ये 1 अप्रैल 2015 को मैंने एक मशीन परचेज की थी जिसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपीज, 40,000, और मैं अगर इसको बेच नहीं रहा हूं, ये मेरे पास रखी हुई है, तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको शो करने के 2 तरीके हैं। मैंने आपको बताया था कि फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इस मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कि 1 अप्रैल 2015 को जो मैंने मशीन परचेज की है, क्या 16 में ये मशीन 40,000 की होगी, क्या 17 में भी ये मशीन 40,000 की होगी, क्या 18 में भी ये मशीन 40,000 की होगी? नो। ये बेटे जो मशीन आज 40,000 रुपए की है और 16 में हो सकता है 38,000 की हो सकता है यहाँ पर ये 36,000 की हो सकता है यहाँ पर ये 34,000 की हो। तो बेटे इसकी कॉस्ट में कितनी कमी हो रही है? 2,000। हर साल 2,000 रुपए की कमी हो रही है। यही कमी क्या बोला जाता है? हमारा डेप्रिसिएशन बोला जाता है बच्चों। तो अब देखो, मशीन को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। एक तो इसकी डेप्रिसिएट वैल्यू जितनी कम हुई, उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू जो आई हमारी 38,000, इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या हम इसे 40,000 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेटे जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको ओरिजिनल वैल्यू जितने पर परचेज किया आपने, उस पर आप रिकॉर्ड करनी होगी। यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये मशीन 2018 में भी 40,000 की ही शो करेगी। अगर हम आज 2018 में भी अगर इसको देख रहे हैं तो ये 14,000 की शो करेगी, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पर शो करता है। ये बोलता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम किसी भी असेट्स को उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर, जिस टाइम पे वो परचेज की गई थी, बुक वैल्यू पर ही शो करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं जो हमारा प्रिंसिपल बचा हुआ है मैटेरिटी प्रिंसिपल के बारे में। बच्चों मैटेरियल प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है बेटे कि अगर मेरी कोई एंटरप्राइज या बिजनेस है, इस बिजनेस के लिए कोई मैं खर्चा कर रहा हूं 2 लाख रुपीस का और कोई मैं खर्चा कर रहा हूं 10 लाख रुपीस का। ये मैं 2 खर्चे कर रहा हूं बेटा। 10 लाख रुपीस का जो खर्चा किया है मैंने, ये रिलेटेड टू बिजनेस है। ये रिलेटेड टू बिजनेस है, यानी कि ये बिजनेस के लिए जो टर्नओवर जनरेट हो रहा है, जो बिजनेस के लिए टर्नओवर हो रहा है, उसके लिए मैंने खर्चा किया है। लेकिन ये 2 लाख रुपए जो है, ये इस टर्नओवर से रिलेटेड नहीं है, ये इस टर्नओवर से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन 10 लाख को हम मैटेरिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे हमारा सॉरी, ड्यूअल एसेट प्रिंसिपल। हम पहले बात करेंगे ड्यूअल एसेट प्रिंसिपल के बारे में कि ये बच्चों हम अपने यहाँ पर जो अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट फॉलो करते हैं, इसको 2 टाइप्स फॉलो करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग 2 टाइप से होती है। एक होती है ड्यूअल एंट्री
सिस्टम, और एक है बेटा सिंगल एंट्री। बेटे इसको जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो फॉलो करते हैं, और डबल एंट्री को जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं। तो अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो इसके लिए हम बोलेंगे, ये देखिए ये है डुअल स्टेप प्रिंसिपल। इसमें एक डुअल एंट्री सिस्टम होता है और एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम को जो फॉलो करते हैं जनरली फॉलो किया जाता है बिजनेसेस के अंदर, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम को जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो फॉलो करते हैं बेटे। तो जब हम डबल एंट्री सिस्टम यानी फॉलो करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन को हम टू इफेक्ट दिखाते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को हम टू टाइम रिकॉर्ड करते हैं, और इसको टू टाइम रिकॉर्ड करने को बताता है, कौन बताता है, ड्यूअल एसेट प्रिंसिपल बोलता है। ये कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन को आपको टू टाइम रिकॉर्ड करना है और वो टू अकाउंट से रिलेटेड होती है। तो ये हमें फॉलो कराता है ड्यूअल एसेट प्रिंसिपल, और इसको हम कहां देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। इसका एग्जाम्पल भी और इसको समझाऊंगा मैं भी आपको जर्नल एंट्रीज के साथ। तो इसको हम जर्नल एंट्री के साथ अच्छे से समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो डबल एसेट कॉन्सेप्ट हमारा जो होता है, प्रिंसिपल है हमारा, ये पूरा डबल एंट्री इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। बेटे लास्ट है हमारा जो बचा हुआ है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों, सुनो, मैं अकाउंटिंग बना रहा हूं 2019 की, और 2019 की अकाउंटिंग में दो तरीके से, एक तो इनकम हो रही है मेरी, सपोज करो 2019 की अकाउंटिंग जो बनेगी कब से कब तक बनेगी बेटे, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ये इसके बीच में होने वाले प्रॉफिट, इनकम और एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब बेटे यहाँ पर एक 2019 में हमें एक पैसा मिला है, इनकम हुई है, जो हमने 2017-18 में कमाई थी, यानी 2018 में कमाया था, वो 2019 में मिल रहा है हमें। उस टाइम मिला नहीं था, हमें दिया नहीं था। हो सकता है ऐसा कि 2018 में कोई हमने इनकम की हो और हमें नहीं मिली हो, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं कहीं जॉब करता हूं तो उसकी 2018 की सैलरी हो सकता है मुझे 2019 में मिली। अगर मैंने कुछ सामान परचेज किया है किसी से, हो सकता है मैं 2018 का 19 में पेमेंट करूं। अगर मैंने किसी सामान बेचा है तो हो सकता है 2018 में बेचा हो लेकिन उसने पेमेंट 2019 में किया हो। बोलो यस या नो। वेरी गुड बेटा। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर 2019 में इनकम हुई हमें 50,000 रुपीज मिले और ये कब का है, 2018 का है, और बेटे यहाँ पे 1 लाख रुपए मिले जो कि 2019 का है। बेटे यहाँ खर्चा किया मैंने, जो ये बेटे इनकम हुई है 50,000 रुपए की, ये खर्चा कब का था, एक्सपेंस कब का था, ये हमने खर्चा कब किया था इस पे, 2018 में जो इनकम हुई है 2018 में किया था। तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होनी चाहिए बेटे, 2018 में होनी चाहिए, ये 2019 में रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ मैच नहीं होगा। तो सिंपल मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है अगर जो इनकम हमें 2019 को हो रही है तो इससे रिलेटेड हमने जो एक्सपेंस किया है, जो हमारा खर्चे हैं, वो भी 2019 के ही होने चाहिए। 2019 के खर्चे और 2019 की ही इनकम से जो प्रॉफिट होगा हमारा वही करेक्ट प्रॉफिट होगा। भले 2018 में प्रॉफिट हुआ है, हमें आज मिला है, ये आज की इनकम नहीं है। बेटे मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूड प्रिंसिपल दोनों सेम होते हैं। एक्रूड प्रिंसिपल क्या होता है, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है हमारा, मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर इस साल का खर्चा है तो वो इसी साल की इनकम भी दिखाएंगे हम। ये नहीं कि इस साल के खर्चे दिखा रहे हैं, इनकम हमने पिछले साल के, अगले साल की भी, जो पिछले साल इनकम कमाया था उसने आज दे दिया, 2018 में कमाया था 19 में पे कर रहा है वो, तो इसको इनकम नहीं दिखाएंगे। अगर इस साल के खर्चे दिखा रहे हैं हम तो इसी साल की इनकम भी दिखानी पड़ेगी, देन इस साल की करेक्ट प्रॉफिट पता चलेगी हमें कि इस साल हमने कितना कमाया। अगर हम सपोज करो मैंने इस साल ये इनकम कब की, मैंने 2018 में, मैंने आज इसको क्या कर दिया, आज मैंने इसको इनकम दिखा दी, तो और मेरे खर्चे हुए इस साल 2019 में सपोज करो 50,000 रुपए के, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको इनकम दिखा दूं तो मेरी प्रॉफिट इनकम कितनी होगी, 1 लाख रुपया, क्योंकि 50 और 1.5 लाख रुपए की इनकम और 50,000 रुपए के खर्चे, तो मेरी 1 लाख रुपए की इनकम हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं दिखाता तो 50,000 रुपए की इनकम होगी। तो बेटे करेक्ट इनकम क्या है मेरी, वैसे 50,000 रुपए, क्योंकि ये इनकम तो मेरी लास्ट ईयर की थी, ये तो लास्ट ईयर कमाया था, भले उसने आज दिया है मुझे, आज बेशक मुझे मिला है। इसको और अच्छे से कब समझोगे आप, जब मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और उसे मैं कल समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे।
आज हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। हमने जितने प्रिंसिपल्स हम पढ़े हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बेटे अगर कोई प्रिंसिपल आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर में मैं आपको ग्रुप में है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप ग्रुप से ले सकते हैं, किसी भी पर्सन से जो ग्रुप में ऐड है उससे मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके पर्सनली क्वेरी कर सकते हैं आप लोग मुझे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बेटे।